हेलो क्लास, देखिए हम लोगों का पिछले 2 क्लास में आप देखेंगे है ना कि छत्तीसगढ़ से और जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से क्या हुआ है, क्लास नहीं आया है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी करंट में है ना करंट अफेयर को पढ़ेंगे तुरंत ही, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो बजट से संबंधित चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें हैं उनको, और फिर उसके बाद तो चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में जो बजट वाला भाग है उसको देखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे ये जो डाटा है ना, आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहाँ से देखने को मिलता है। साथ ही हम लोग इसको कुछ चीज़ों को क्या करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या ब्रीफ से दी हुई होती हैं। ठीक है, तो उसको संक्षिप्त तरीके से हम लोग जो निखिल सर के छत्तीसगढ़ ई पाठशाला वाले हैं उनके बुक से क्या करेंगे, मैंने वहाँ से चीज़ों को उठाया हुआ है ताकि जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं है ना, केवल हम लोग उसी चीज़ों की तरफ जो है क्या रहे, ध्यान रहे। और है ना जो ज़्यादा क्या करें, अभी क्या आने 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम ही है, तो इतना समय नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जा सके। तो जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्या है इनके बुक में शामिल किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो उन्हीं चीज़ों को है ना हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 है ना, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23। ठीक, इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है ना वही वित्त मंत्री के पद में क्या। ठीक है, आप लोग जैसे देख पाते हैं कि जब पदों का क्या होता है, जो राज्य स्तरीय कैबिनेट जो मंत्रियों की जो टीम होती है ना, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो 13 क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं है ना, राज्य स्तरीय। जैसे कि विधानसभा में जो मंत्री बनते हैं जिनको पदभार दिया जाता है, ठीक है, तो उनकी संख्या आपको कितनी मिलेगी, लगभग 13 मिलती है। तो और जो भी विभाग किसी दूसरे मंत्री को है ना, किसी दूसरे विधानसभा सदस्य को क्या होता है, अलॉटेड नहीं होता, वो स्वतः किनके पास चला जाता है, मुख्यमंत्री के पास चले जाता है। तो इसी में आप लोग याद रखेंगे कि वित्त मंत्री का पद जो है ये उस समय है ना पूर्व सीएम, क्योंकि देखिए जो बजट था 2022-23 का उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो है ये भूपेश बघेल जी, याद रखना है भूपेश बघेल जी, इनके द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, तो किनके द्वारा, तो आप इसको याद रखेंगे भूपेश बघेल के द्वारा, क्योंकि उस समय वित्त मंत्री का जो पद था वो किनके पास था, तो इन्हीं के पास था। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो है राज्य का 23वां है ना, राज्य का 23वां बजट था। ठीक है, राज्य के याद रखना है 23वां बजट था, और भूपेश जो काका हैं उनके कार्यकाल का 5वां। ठीक है, उनके कार्यकाल का 5वां बजट था। यहाँ पर आप देख पाते हैं, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो वित्त मंत्री होते हैं उसका जो पद है वो भूपेश बघेल के पास ही क्या होता है, अलॉटेड रहता है। और ये जो बजट जो पेश किया गया 2022-23 में, ये राज्य का 23वां बजट है। और साथ ही आप कार्यकाल के बारे में याद रखेंगे तो ये भूपेश बघेल के कार्यकाल का 5वां बजट था। ठीक है, अब चलिए इसी में आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, और इसको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बजट को क्या की गई थी, संज्ञा दी गई थी, और नाम था भरोसे का बजट। ठीक है, भरोसे का बजट याद रखना है, नाम क्या दिया गया था, तो भरोसे का बजट। छत्तीसगढ़ का बजट जो 22-23 था उसको संज्ञा दिया गया या क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है भरोसे का बजट। और बजट का जो आकार था वो आपको याद रखना है 1,21,500 करोड़ रुपए। ठीक है, बजट का आकार आप देख पाते हैं कितना था, तो 1,21,500 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है वित्त मंत्री थे वो भूपेश बघेल जी स्वतः ही थे। और ये जो है राज्य का याद रखिएगा, जो बजट पेश किया गया 23वें क्रम का था, और भूपेश बघेल के कार्यकाल के अनुसार ये जो 5वें क्रम का था। साथ ही जो ये 5वें कार्यक्रम या राज्य के 23वें जो बजट का पेश किया गया, इसकी संख्या जो है भरोसे के बजट के नाम से जाना जाता था। और बजट का आकार था 1,21,500 करोड़ रुपए। कितना, तो 1,21,500 करोड़ रुपए। ठीक है,
अब देखिए बजट जो है ब्रीफ केस में आप देखेंगे, है ना, क्या बजट ब्रीफ केस, है ना। तो बजट ब्रीफ केस का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, इसको अटैची कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लोग अपने क्या करते हैं, जरूरी कागजात को रखते हैं। तो ऐसा ही है ना, एक ब्रीफ केस था जिसमें बजट से संबंधित दस्तावेज क्या हुए थे, रखे हुए थे। तो उसमें क्या होता है, उसको खोला जाता है, खोलने के बाद जो बजट होता है उसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, ठीक है, उन सब चीज़ों का क्या किया जाता है, विस्तृत वर्णन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जो बजट का ब्रीफ केस था खुला, ठीक। तो बजट का जो ब्रीफ केस था, याद रखेंगे, इसकी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ की स्थानीय, है ना, स्थानीय चीज़ों से मिलकर इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो देखिए इसमें भित्ति चित्र, देखिए जो ब्रीफ केस है उसमें भित्ति चित्र किसका था, तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ महतारी, है ना। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र आप देखे होंगे। तो वो जो बजट का जो ब्रीफ केस था उसमें छत्तीसगढ़ महतारी और माँ कामधेनु और हमारी जो गाय माँ होती है उसका जो है भित्ति चित्र आपको ब्रीफ केस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए जो बजट होता है, जिसका ब्रीफ केस होता है, उस ब्रीफ केस में जो है छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र अंकित होता है और साथ ही माँ कामधेनु, जिसमें गौ माता जो है अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई इसमें नजर आती हैं, ठीक है। तो गौ माता जो है इसमें अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो इसमें जो है गोबर से पेंट किया जाता है, ठीक है। याद रखना आप लोग, जो ब्रीफ केस है उसको किससे, तो गोबर से पेंट किया जाता है, किससे, तो गोबर से, है ना। और ये जो गोबर कहाँ से लाया गया, तो आपको याद रखना है रायपुर और अंबिकापुर, ठीक है। कहाँ, तो रायपुर और अंबिकापुर के जो गौठान में इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। कहाँ, तो इसके गौठान में ही निर्मित किया गया था। तो गोबर का पेंट आप देख पाते हैं, है ना, जो गोबर पेंट है इसका इस्तेमाल किस में किया गया था, जो बजट ब्रीफ केस है उसमें किया गया था, ब्रीफ केस में। और ये जो है रायपुर और अंबिकापुर के जो गौठान है उसमें क्या किया गया था, निर्मित किया गया था, ठीक है। चलिए और इसमें जो भित्ति चित्र के कलाकार हैं जिनके द्वारा ये कलाकृति क्या की गई, उरेखित की गई, है ना, उनके नाम देखिए। ये है सरगुजा, याद रखना है, सरगुजा जिले के ग्राम सुखरी, ये जो है रजवार भित्ति चित्रकार से संबंधित है, ठीक है। रजवार भित्ति चित्रकारी से ये जो है क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। देखिए बजट का ब्रीफ केस आप देख पाते हैं, जैसे कि मैं बताया क्या, तो ब्रीफ केस में जो है बजट की संपूर्ण दस्तावेज उसमें रहती है और जिसमें पूरे बजट के बारे में क्या होता है, जो इनका निर्धारण है ना, आय व्यय से संबंधित चीज़ें, योजनाओं से संबंधित चीज़ें, और किन विभाग को कितने पैसे देने हैं, किस काम के लिए कितने पैसे देने हैं, उसकी विस्तृत चर्चा इसमें की जाती है। तो जब ब्रीफ केस को देखते हैं तो ब्रीफ केस में जो है भित्ति चित्र उकेरी जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी और माँ कामधेनु को क्या होता है, चित्र होता है। माँ कामधेनु अपने जो बछड़े को दूध पिलाते हुए इसमें नजर आती हैं। साथ ही जो गोबर पेंट आपको देखने को मिलता है, ये रायपुर और अंबिकापुर के जो गौठान निर्मित किया गया वहाँ से क्या किया जाता है, वहाँ से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कलाकार देखेंगे जो भित्ति चित्र करते हैं ये सरगुजा के ग्राम सुखरी ग्राम के होते हैं और ये जो है रजवार भित्ति चित्रकला से संबंधित हैं। किससे, तो रजवार भित्ति चित्रकला से संबंधित है। आपको इन सब बातों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और आर्थिक विकास दर देखेंगे, ठीक है। अब आपको आर्थिक विकास दर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आर्थिक विकास दर के बारे में अब छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए
हम लोग छत्तीसगढ़ और भारत की आर्थिक विकास दर की यहाँ पे तुलना करते हुए समझते हैं, है ना, ठीक है, दोनों चीज़ों को। ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और दूसरे में हमारे देश भारत का, ठीक। अब देखिएगा यहाँ जो आर्थिक विकास दर है ये कितना कितना प्रतिशत है आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे प्रतिशत दर के हिसाब से क्या कर रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्थिक दर छत्तीसगढ़ का जो है आपको याद रखना है 8%। कितना है, तो जब बजट पेश किया गया तो 8% है। और इसी तरह भारत का है 7%, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास दर जो है छत्तीसगढ़ का कितना है, तो 8% और भारत का 7%। अब देखिए कृषि के क्षेत्र में जो विकास दर है ये जो है छत्तीसगढ़ में कितना है, तो आपको याद रखना है 5.9%। कितना, 5.9%, है ना। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो विकास दर कितना है, तो आपको याद रखना है 5.9% और भारत का 3.5%। कितना, तो भारत का 3.5%। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कृषि के बाद हम अब औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, है ना। औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर के बारे में या विकास प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ का विकास दर है यह कितना है, तो 7.8%। याद रखना है औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो विकास प्रतिशत है कितना है, तो आपको याद रखना है 7.8%। और भारत का जो है कितना है, तो 4.1%, ठीक है। भारत का कितना है, तो 4.1%, ठीक है। और इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का जो विकास दर है ना, सेवा क्षेत्र का मतलब जो तृतीय क्षेत्र का, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ का विकास दर आपको देखने को मिलता है 9.2% और भारत में देखने को मिलेगा 9.1%, ठीक है। इसके बाद जो है प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, है ना, पर पर्सन इनकम, ठीक है। पर पर्सन इनकम ये आपको याद रखना है प्रचलित भाव पर। किस पे, तो प्रचलित भाव पर, ठीक है। प्रचलित भाव पर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का है 1,33,898, ठीक है, 1,33,898 रुपये। और इसमें जो है 10.93% की वृद्धि आपको पिछले वर्ष की तुलना में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी प्रकार भारत का जो PPI पर पर्सन जो इनकम है ये आपको याद रखना है प्रचलित मूल्य पर 1,70,620 रुपये। और इसमें आपको वृद्धि जो है ये 13.74% को देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आर्थिक विकास दर की चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ और हमारे देश दोनों का, है ना। और इसमें आपको जो डाटा है यहाँ पे निकल के आता है कि आर्थिक विकास दर देखिएगा छत्तीसगढ़ का है वो कितना है, 8% है और भारत का कितना है, तो 7% आपको याद रखना है। साथ ही आर्थिक विकास दर के बाद आप यहाँ पे कृषि में के क्षेत्र में विकास दर देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ का विकास है वो 5.9% है और भारत का 7%, भारत का माफ़ करिएगा 3.5%, ठीक है। कृषि क्षेत्र में मैं एक बार जो बात है उसको फिर से सुधारना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो कृषि है ना, कृषि के क्षेत्र में जो आर्थिक विकास दर आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में वो है 5.9% और भारत का है, याद रखेंगे, 3.5%, ठीक है। भारत का कितना है, तो आपको याद रखना है 3.5%। और औद्योगिक क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ की विकास दर है वो कितना है, तो 7.8%, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कितना है, तो आपको याद रखना है 7.8% और भारत का कितना है, तो 4.1%, ठीक है। भारत का कितना है, तो आपको याद रखना है 4.1%। उसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में, है ना, सेवा के क्षेत्र में आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का जो विकास दर होता है ये 9.2% है ना। जो तृतीय क्षेत्र है यहाँ छत्तीसगढ़ में जो तृतीय क्षेत्र है सेवा को वहाँ 9.2% है और भारत में याद रखना है 9.1%, ठीक है। इसी में आप देख पाएंगे कि जो प्रति व्यक्ति जो इनकम है प्रचलित मूल्य पर छत्तीसगढ़ में वो है 1,33,898 रुपये और इसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी 10.93%, ठीक है। उसी प्रकार भारत में जो प्रति व्यक्ति इनकम होता है प्रचलित मूल्य पर याद रखना है 1,70,620 रुपये है और इसमें आपको वृद्धि प्रतिशत देखने को मिलता है 13.74%, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी, है ना, कृषि वाले विभाग में आप लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो वृद्धि प्रतिशत है ये 5.9% है और भारत का आपको याद रखना है 3.5%। और विकास दर आप देख पाते हैं कि छत्तीसगढ़ का अधिक है, छत्तीसगढ़ का है 8% और भारत का आपको देखने को मिलेगा 7%, ठीक है। ये बातें हो गई विकास दर के बारे में। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे अगली चीज़ों को। चलिए
अब देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बजट का आकार आपको याद रखना है ना। बजट जो है इसका जो आकार होता है, यहाँ पे आप लोगों को बताया मैंने 1,21,500 करोड़ रुपए। कितने? तो 1,21,500 करोड़ रुपए, ये होता है क्या? तो बजट का आकार। अब देखिएगा, जो इसके तहत जो कुल आय है ना, कुल आय के बारे में, साथ ही जो कुल व्यय होता है उसके बारे में, और राजस्व आय है ना, जो राजस्व आय होता है उन सब क्षेत्रों के बारे में, साथ ही जो पूंजीगत व्यय है ना, जो पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है योजनाओं में, स्कूल शालाओं में, ठीक है, या अन्य विकास कार्य के लिए, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही राजस्व आधिक्य है ना, राजस्व या ज़्यादा है या इसमें फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, इसके बारे में देखेंगे। और सकल वित्तीय घाटा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी है ना 2 साल का क्या करेंगे, पिछले 2 साल का डाटा लेंगे और दोनों के बीच क्या है थोड़ा कंपेयर करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पेपर में जब भी पूछा जाता है, या तो वर्तमान समय का या तो जो पिछले समय की चीज़ें हैं उसको पूछ दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 2000 ये जो है 22-23 और 2023-24 का डाटा मैं आपको आपके सामने रखता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, कुल आय आप याद रखना है 2022-23 में ये था 1,04,000 रुपये, ठीक है। 2022-23 में आप देख पाते हैं कुल आय कितना था, तो 1,04,000 रुपये। और 23-24 में ये आपको याद रखना है 1,21,501 करोड़ रुपये, ठीक है। 2022-23 में आपको लोग देखते हैं कि बजट जो कुल आय होता है 1,04,000 करोड़ रुपये होता है, और 23-24 में 1,21,501 करोड़ रुपये होता है, ठीक। अब देखिए, जो 1,04,000 रुपये होता है, ये क्या होता है? 22-23 का कुल आय होता है, और इतना ही रुपए 1,04,000 करोड़ रुपए जो है क्या कर दिया जाता है? कुल व्यय कर दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग 23-24 में देखते हैं कि कुल आय होता है 1,21,501 करोड़ रुपये, और इसी का जो है 1,21,500 करोड़ रुपये क्या कर दिया जाता है? खर्च कर दिया जाता है, इसका व्यय हो जाता है, ठीक है। अब राजस्व आप यहाँ पे देखते हैं, ये होता है 88,372 करोड़ रुपये, ठीक है। राजस्व आय से कितना मिलता है? तो आपको याद रखना है 88,372 करोड़ रुपये। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 2023-24 में कि यहाँ जो है राजस्व देखिएगा, ये जो राजस्व आय मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है राजस्व व्यय, ठीक है। क्या है? तो राजस्व व्यय है, इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या आपको? राजस्व व्यय, ठीक है। तो राजस्व व्यय आपको ध्यान रखना है, यहाँ कितना था 22-23 में 88,372 करोड़ रुपए, और 2023-24 में ये जो है बढ़ के कितना हो जाता है 1,02,501 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं राजस्व व्यय जो है ये आपको देखने को कितना मिलता है 88,372 है ना करोड़ रुपए, और 23-24 में यही डाटा आपको देखने को मिलता है 1,02,501 करोड़ रुपए। साथ ही जो पूंजीगत व्यय है ये याद रखना है आपको 22-23 में 15,241 करोड़ रुपए, ठीक है। 15,241 करोड़ रुपए होता है 2022-23 में, और इसी को 2023-24 में आपको याद रखना है, ये जो है 18,660 रुपये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पूंजीगत व्यय जो है 22-23 में 15,241 करोड़ रुपए होता है, और 23-24 में आपको याद रखना है 18,660 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलता है। देखिए, राजस्व आधिक्य और घाटा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ जो है 702 करोड़ रुपए का आधिक्य आपको देखने को मिलेगा, और 2023-24 में 3500 करोड़ रुपए का आपको आधिक्य देखने को मिलता है, ठीक है। और सकल वित्तीय घाटा जो है ये 2022-23 में ये आपको याद रखना है 14,600 करोड़ रुपए का होता है, ठीक है। और 23-24 में आपको याद रखना है 15,200 करोड़ रुपए का आपको वित्तीय घाटा देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं और समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि बजट का जो आकार होता है 1,21,501 करोड़ रुपए होता है, ठीक। इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या किया है तो 500 करोड़ रुपए लिया गया है, ठीक। तो इसमें आप लोग बजट में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं 2022-23 और साथ ही 23-24 का
दोनों का डाटा क्या करने के लिए, क्योंकि पेपर में ऐसा है ना, जो वर्तमान समय का डाटा है उसको साथ ही जो पिछले वर्ष का डाटा है उसको पूछ दिया जाता है। तो दोनों चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ना, और परीक्षा में जनरली यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना, कुल आय जो है 22-23 में ये कितना था, तो आपको याद रखना है 1,04,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 22-23 में कुल आय कितना था, तो 1,04,000 करोड़ रुपये। और 23-24 में आपको याद रखना है जो कुल आय है 1,21,501 करोड़ रुपये, है ना। 23-24 में आप क्या देख पाते हैं कि जो कुल आय है वो 1,21,501 करोड़ रुपये होता है। ठीक, अब देखिएगा 22-23 में जो कुल व्यय है, आपको याद रखना है जितना आय था उतना ही कुल व्यय हो जाता है 1,04,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 22-23 में आप देख पाते हैं कि जितना आय है उतना ही क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। कितना, तो आपको याद रखना है 1,04,000 करोड़ रुपये। और 23-24 में आप इसी चीज़ को देख पाते हैं कि जो कुल आय में कुल व्यय आपको देखते हैं, तो ये होता है, आय होता है 1,21,501 लाख करोड़ रुपये, और ये जो है 1,21,500 करोड़ रुपये आपको व्यय यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखिए राजस्व व्यय आपको देखने को मिलता है 22-23 में, और ये होता है 88,372 करोड़ रुपये। ठीक है, आपको राजस्व व्यय 2022-23 में देखने को मिलता है, उसका अमाउंट होता है 88,372 करोड़ रुपये। और 23-24 में जो राजस्व व्यय आपको देखने को मिलेगा ये है 1,02,501 करोड़ रुपये। ठीक है, राजस्व व्यय जो है 2023-24 में देखने को मिलता है ये है 1,02,501 करोड़ रुपये। और पूंजीगत व्यय आपको इसी समय देखने को मिलेगा 22-23 में, जिसका अमाउंट होता है 15,241 करोड़ रुपये। ठीक है, 15,241 करोड़ रुपये। और यहाँ पर आप देख पाते हैं 23-24 में जो पूंजीगत व्यय है ये है 18,660 करोड़ रुपये। ठीक है, अब राजस्व आधिक्य और घाटे के बारे में देखते हैं। 2022-23 में इसका अमाउंट होता है 702 करोड़ रुपये। ठीक है, 2022-23 में इसका जो अमाउंट होता है राजस्व आधिक्य या जो घाटे का, ये 702 करोड़ रुपये होता है। और उसी प्रकार 23-24 में राजस्व आधिक्य घाटा आपको 3,500 करोड़ रुपये देखने को मिलता है। ठीक है, और जो सकल वित्तीय घाटा है आपको 2022-23 में याद रखना है 14,600 करोड़ रुपये होता है। कितना, जो 14,600 करोड़ रुपये होता है। और 2023-24 में जो सकल वित्तीय घाटा ये 15,200 करोड़ रुपये होता है। कितना, तो 15,200 करोड़ रुपये होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अलग चीज़ों को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो क्षेत्रवार व्यय है उसके बारे में क्या करेंगे, देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या किस किस क्षेत्र में, है ना, सरकार के द्वारा क्या किया गया है, व्यय किया गया है, उसके बारे में। ठीक है, जो क्षेत्रवार व्यय है, कहने का मतलब किन किन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा क्या किया गया है, पैसा लगाया गया है ना, और उनके द्वारा खर्च किया गया है उसके बारे में। तो देखिए जो राजस्व व्यय आपको देखने को मिलता है ना, जो राजस्व व्यय सरकार के द्वारा किया गया है राजस्व के क्षेत्र में, इसका अमाउंट है 1,02,501, लगभग 85% यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये जो है राजस्व व्यय है सरकार का। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, राजस्व व्यय, जो राजस्व व्यय के क्षेत्र में सरकार जो है कितना खर्च करती है, तो पूरे बजट का 85% अमाउंट है 1,02,501 रुपये। ठीक, अमाउंट कितना है, तो 1,02,501 करोड़ रुपये। ठीक है, 1,02,501 करोड़ रुपये जो है क्या है, ये अमाउंट है। और ये पूरे बजट का कितना होता है, तो याद रखना है 85% होता है। इसके बाद जो है पूंजीगत व्यय के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, है ना, किसमें, तो पूंजीगत व्यय के क्षेत्र में, पूंजीगत व्यय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जो है सरकार जो है 18,660 करोड़ रुपए खर्च करती है। और ये जो है बजट का कितना होता है, लगभग 15% के आसपास होता है। ठीक है, देखिए राजस्व व्यय में सरकार जो है याद रखना है 1,02,501 करोड़ रुपए खर्च करती है ना, और ये जो है पूरे बजट का 85% होता है। साथ ही पूंजीगत व्यय में आपको देखने को मिलेगा सरकार के द्वारा 18,660 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। और ये जो है ना 15% होता है ना, कुल बजट का कितना होता है, 15% होता है। अब देखिए जो एसटी क्षेत्र है ना, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, उसके उत्थान के लिए, वहाँ विकास के लिए सरकार के द्वारा जो है 33% हिस्सा का खर्च किया जाता है। कितना, तो 33%। ठीक है, बजट का जो है 33% हिस्से को कहाँ, तो एसटी वाले क्षेत्र में, है ना, जहाँ अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ क्या है, खर्च किया जाता है। इसी में आप लोग याद रखेंगे जो एससी क्षेत्र होता है अनुसूचित जाति वाला, उनके उत्थान, उनके विकास, है ना, उनके विकास संबंधी योजनाओं के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा 12% जो है बजट का खर्च किया जाता है। कितना, तो 12%। अब इसके बाद जो सामाजिक क्षेत्र होते हैं, है ना, जो सामाजिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ सामाजिक
ठीक, सामाजिक क्षेत्र में है ना, जहाँ पूरे समाज के लिए क्या होता है, भागीदार के साथ क्या काम किया जाता है, वहाँ योगदान के फलस्वरूप है ना, वहाँ योगदान करने के लिए, वहाँ विकास करने के लिए पूरे समाज के लिए, तो इस क्षेत्र में आपको याद रखेंगे है ना, जैसे 41% खर्च किया जाता है। इसी के अंतर्गत ही आपको सड़क निर्माण है ना, गाँव में तालाब का निर्माण, या सामाजिक स्तर पे क्या होते हैं जो भवन का निर्माण किया जाता है उसका, साथ ही जो सामाजिक स्तर पे है ना बहुत सारे लोगों के लिए मंच का निर्माण किया जाता है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो आर्थिक क्षेत्र में व्यय है ना, जो आर्थिक क्षेत्र में व्यय है उसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये किया गया है कुल बजट का 36%। ठीक है, जो आर्थिक क्षेत्र में मतलब ऐसे क्षेत्र में जहाँ क्या करना, पहले निवेश किया जाता है और निवेश के माध्यम से बाद में क्या होता है, लाभ मिलता है ना, जहाँ निवेश के माध्यम से बाद में क्या होता है तो आपको लाभ देखने को मिलता है। ये इसकी चीज़ें के बारे में बातें हो रही हैं। चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम लोग फिर से समझते हैं। देखिएगा, जो क्षेत्रवार व्यय है सरकार के द्वारा जो किया गया था बजट में है ना, जो बताया गया था ब्रीफ में, उसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो जब सरकार अपने ब्रीफ केस को निकालती है उसके बाद बजट से संबंधित चीज़ों के बारे में बताती है, तो जो क्षेत्रवार व्यय है जहाँ किन किन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे। तो जो राजस्व के क्षेत्र में आपको याद रखना है 1,02,501 करोड़ रुपये, लगभग बजट का 85% जो है राजस्व के क्षेत्र में व्यय किया जाता है। और जो पूंजीगत व्यय होता है ना, पूंजीगत जो व्यय होता है ये जो है 18,660, याद रखेंगे पूरे बजट का 15% जो है ना, 18,660 लाख करोड़ रुपए आपको याद रखना है। 18,660 करोड़ रुपए आपको याद रखना है, ये पूरे बजट का 15% होता है जिसको पूंजीगत क्षय में व्यय किया जाता है। उसी प्रकार जो एसटी क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, उनके उत्थान, उस क्षेत्र में विकास करने के लिए 33% जो है हिस्सा जो है बजट का खर्च किया जाता है। और उसी प्रकार आप लोग याद रखेंगे जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र है उनके क्षेत्र में उनके विकास के लिए, उनकी योजनाओं के लिए है ना, उनके उत्थान के लिए 12% जो है बजट का खर्च किया जाता है। और जो सामाजिक क्षेत्र होता है ना, जहाँ पूरे समाज का क्या जहाँ भागीदार होता है और पूरे समाज के लोगों के लिए जहाँ खर्च किया जाता है, जैसे नलकूप का है ना, या बोरवेल कराने का समाज के लिए, भवन निर्माण का, उनको मंच प्रदान करने के लिए, उनके तालाब निर्माण का, गांव में सड़क निर्माण का, तो ये सब याद रखेंगे सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये 41% बजट का जो है इस क्षेत्र में खर्च किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ सरकार के द्वारा क्या होता है, भविष्य में फ़ायदे को देखते हुए क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। तो उन क्षेत्र में सरकार के द्वारा 36% जो है बजट का खर्च किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सामाजिक क्षेत्र के जो व्यय है, जो अवयव होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र में आप याद रखेंगे। ठीक, तो अभी ये चीज़ें तो यहाँ से हो गई। सामाजिक क्षेत्र में यहाँ 41% खर्च किया जाता है। तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत इसके अवयव या घटक कौन से हैं जहाँ पर इतने पैसे को 41% खर्च किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सामाजिक क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे, विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र, तो सामाजिक क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है स्कूली शिक्षा है ना। सबसे पहले तो जो है स्कूली शिक्षा। ठीक है, सबसे पहले आपको सामाजिक क्षेत्र में आपको याद रखना है सरकार जो है कितना, तो 41% ऑफ बजट का खर्च करती है। ठीक है, टोटल बजट का 41% जो है सरकार जो है सामाजिक क्षेत्र में खर्च करती है या व्यय करती है, जिसमें स्कूल शिक्षा में आपको याद रखना है 16.1% जो है खर्च किया जाता है। स्कूल शिक्षा वाला, स्कूल में शिक्षा के लिए कितना खर्च किया जाता है आपको याद रखेंगे। स्कूल शिक्षा के लिए जहाँ स्कूल का भवन निर्माण, बच्चों को क्या करना, शिक्षा देना, उनका पुस्तक कापी, साथ में जो खाद्य पदार्थ देते हैं वो, और साथ ही इनका गणवेश है ना, जो स्कूल ड्रेस से संबंधित चीज़ें हैं उनका है ना, पुस्तक कापी, इन सब चीज़ों को मिलाकर 16.1% का खर्च सरकार जो है व्यय करती है। और साथ ही जो ST/SC जो डिपार्टमेंट होता है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग, यहाँ पे याद रखना है सरकार जो है 2.5% खर्च करती है। कितना, तो याद रखना है जो ST/ST विभाग है वहाँ पे सरकार जो है सामाजिक क्षेत्र का 2.5% खर्च करती है। इसके बाद याद रखेंगे स्वास्थ्य विभाग में आप लोग देखेंगे यहीं पर कि सरकार जो है 6.4% को खर्च करती है ना। सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग में आप लोग याद रखना 6.4% को क्या करती है, सामाजिक क्षेत्र का जो 6.4% है वो खर्च करती है। साथ ही महिला बाल विकास है ना, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में सरकार जो है ये जो है सामाजिक क्षेत्र का विकास का जो 41% है उसमें से 2.2% सरकार जो है यहाँ खर्च करती है।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाते होंगे कि सामाजिक क्षेत्र में कुल कितने परसेंट का जो है व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है एक 40% का, जिसमें स्कूली शिक्षा में आपको याद रखना है 16.1%। ठीक है, स्कूली शिक्षा में कितना तो 16.1% व्यय किया जाता है। ठीक, स्कूली शिक्षा में कितना तो 16.1%, और जो ST विभाग है वहाँ पर 2.5% जो है व्यय किया जाता है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में याद रखना है 6.4% व्यय किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में कितना तो 6.4% व्यय किया जाता है। और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 2.2% व्यय किया जाता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कितना तो 2.2% क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। ये पूरी बातें हो गई कहाँ, सामाजिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, कहाँ के बारे में तो सामाजिक क्षेत्र के बारे में। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो आर्थिक क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब किसके बारे में तो सामाजिक क्षेत्र के बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक क्षेत्र के जो अवयव या घटक हैं उनके बारे में। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए मैंने आर्थिक क्षेत्र में बताया था सरकार जो है कितना प्रतिशत, तो कुल बजट का 36% यहाँ खर्च करती है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में कुल बजट का 36% खर्च किया जाता है। अब इसमें देखिएगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है, खाद्य एवं जो नगर आपूर्ति है, माफ़ करिए यहाँ पे है ना, नागरिक में बोल दिया था, ये एक विभाग है, आपको याद रखना है। ठीक है, खाद्य एवं जो नगर आपूर्ति है इस विभाग में सरकार के द्वारा याद रखेंगे 5.3% जो है यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में आपको याद रखना है कितना परसेंट सरकार बजट का खर्च करती है, तो 36%। जो टोटल बजट है उसका 36% आर्थिक क्षेत्र में खर्च किया जाता है। और आर्थिक क्षेत्र के और जो अवयव हैं उसके बारे में हम लोग दे रख रहे हैं। खाद्य एवं नगर आपूर्ति में याद रखेंगे 5.3% सरकार जो है आर्थिक क्षेत्र का खर्च करती है। और साथ ही जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास है, याद रखना है पंचायत और जो ग्रामीण विकास है इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र का लगभग 8.5% खर्च किया जाता है ना। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट जो है गाँव के लिए, पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए है ना, गाँव का विकास करने के लिए आपको देखने को मिलेगा 8.5% जो है सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। साथ ही लोक निर्माण है ना, लोक निर्माण कहने का मतलब भवन निर्माण में है ना, जो रोड या सड़क निर्माण है उसमें, जो गांव स्तर पर पुल निर्माण है उसके लिए, जो नाले का निर्माण किया जाता है ना उसके लिए, तो लोक निर्माण में आपको देखने को मिलेगा 6.3% है ना, कितना तो 6.3% जो है आर्थिक क्षेत्र का खर्च किया जाता है। लोक निर्माण में आपको याद रखना है आर्थिक जो क्षेत्र है 36%, उसका 6.3% जो है खर्च किया जाता है। और इसके बाद जो है सिंचाई है ना, सिंचाई के क्षेत्र में आपको याद रखिएगा सरकार जो है नहरों के माध्यम से पानी देना या नलकूपों के माध्यम से पानी देना, यहाँ पर सरकार जो है आर्थिक क्षेत्र का लगभग कितना तो 3% खर्च करती है। ठीक है, कितना तो 3% खर्च करती है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र देखा हुआ था जहाँ सरकार जो है कुल बजट का कितना तो 36% खर्च करती है। तो इसी में इसके अवयव देखते हैं आर्थिक क्षेत्र का। तो याद रखना है खाद्य एवं नगर आपूर्ति में आपको याद रखना है आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 5.3% खर्च किया जाता है, कितना तो 5.3%। और साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपको याद रखना है 8.5% खर्च किया जाता है, कितना तो 8.5%। और लोक निर्माण के क्षेत्र में आपको याद रखना है 6.3% खर्च किया जाता है, कितना तो 6.3%। और सिंचाई के क्षेत्र में जो आर्थिक क्षेत्र का 33% है उसका 3% जो है सिंचाई के क्षेत्र में सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इससे और कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग जो बजट है उसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। ठीक है, और जो सकल घरेलू बजट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही जो मुख्य बजट है उसमें कौन से विभागवार क्या है जो डाटा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको शामिल करूँगा डाटा को, और इतनी चीज़ों को क्या करेंगे आप थोड़े से अच्छे से पढ़ लेंगे है ना। अभी हम लोग सबसे पहले क्षेत्रवार जो विवरण है किस क्षेत्र में कितना कितना, यहाँ तो सारी बातें किसमें हुई, प्रतिशत में हुई हैं। अब मैं आपको इसका मूल्य के हिसाब से बताता हूँ कि अमाउंट कि कितने कितने पैसे जो है किस क्षेत्र में है ना खर्च किया गया है। चलिए अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे
देखिए जो मुख्य विभाग हैं केवल हम लोग उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, है ना। जो मुख्य विभाग के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा कितने पैसे कितने रुपए खर्च किए गए हैं उसके बारे में। तो आपको याद रखना है स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है कि स्कूल जो शिक्षा विभाग है यहाँ पर सरकार के द्वारा कितना रुपए खर्च किया गया है। तो आपको डाटा में याद रखना है 19,400। देखिए ये जो अमाउंट है ना, करोड़ में है। आपको याद रखना है किस में है, तो करोड़ में है। 19,489 करोड़ रुपए ये जो है स्कूल शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा खर्च किया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है जो स्कूल शिक्षा विभाग है इसमें सरकार के द्वारा कितने पैसे का व्यय किया गया है, तो 19,489 करोड़ रुपए का। साथ ही जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, ठीक है, पंचायत एवं जो ग्रामीण विकास विभाग है, ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको याद रखना है 10,329 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है यहाँ 19,489 करोड़ रुपए क्या किया गया है, व्यय किया गया है। और जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास है उसके द्वारा 10,329 करोड़ रुपए जो है सरकार द्वारा व्यय किया गया है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो कृषि विभाग है ना, जो कृषि वाला विभाग है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10,070 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। जो कृषि विभाग है उसके बारे में आपको याद रखना है 10,070 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। साथ ही जो लोक निर्माण विभाग है ना, लोक निर्माण विभाग है ना, PWD वाला विभाग है जहाँ से भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, ठीक है, वो सब कार्य होता है। वहाँ 7,652 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। लोक निर्माण विभाग में आप देख पाते हैं कि 7,652 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और उसके बाद आप ऊर्जा विभाग में बात करते हैं, है ना। ऊर्जा विभाग मतलब बिजली विभाग की बात है, ठीक है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली विभाग, जहां आजकल आपको जो सोलर पैनल भी है उन सब चीज़ों को भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा आपको याद रखना है 6,665 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। ऊर्जा विभाग में आपको याद रखना है सरकार के द्वारा 6,665 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। और इसी तरीके से आप गृह विभाग, है ना, गृह विभाग होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखेंगे तो उनके क्षेत्र में जो है 6,520 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। इनके ये गृह विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो पुलिस होता है जो है गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और साथ में जो प्रशासन होता है वो याद रखेंगे आपको गृह विभाग के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो अवयव है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसके अवयव या घटक के बारे में। फिलहाल आपको याद रखना है गृह विभाग मतलब पुलिस विभाग, जेल विभाग, इसमें 6,520 करोड़ रुपये क्या किया गया है, खर्च किया गया है। और जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति है इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। वहाँ पे जो आर्थिक क्षेत्र है उसी में हम लोग बात कर रहे थे क्या, खाद्य एवं नगर आपूर्ति वहाँ पे दिया हुआ है। जो क्या निकलता था, एक और डिपार्टमेंट है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ठीक है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। इसी के तहत आपका जो राशन है वो सारी चीज़ें जो है ना, राशन और जो जलपान वाला क्षेत्र है जैसे होटल हो गया, है ना, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा याद रखना है 6,464 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जिसमें तेल वगैरह आपके राशन के सारे चीज़ें, साथ ही जो मिष्ठान वाली चीज़ें वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 6,464 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। साथ ही जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है ना, लोक स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है, परिवार कल्याण विभाग, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है 5,497 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा व्यय किया गया है, ठीक है। आप लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में देख पाते हैं कि 5,497 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। साथ ही जो नगरीय प्रशासन है आपको याद रखना है किसके बारे में, तो नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन कहने का मतलब जो शहर होता है ना, शहर के लिए, ठीक, नगरीय प्रशासन है ना, जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम। वहाँ जो नगरीय प्रशासन है वहाँ सरकार के द्वारा 5,361 करोड़ रुपए खर्च किया गया है ना। वहाँ के डेवलपमेंट के लिए 5,361 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और जो जल संसाधन विभाग है, ठीक है,
जल संसाधन विभाग है, ठीक है, जल संसाधन विभाग है ना, जहाँ क्या करती है, जल की आपूर्ति करती है, जब सिंचाई में हो, लोगों के घरे में हो या किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये इस विभाग में जो है 3607 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा व्यय किया गया है। चलिए इन सब बातों को हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से मेमोराइज रहे। तो देखिए कुछ मुख्य विभाग है ना, सभी विभाग को तो नहीं, लेकिन कुछ मुख्य विभाग जहाँ से सरकार द्वारा विकास के लिए है ना, उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चे किए गए हैं बहुत बड़े अमाउंट में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और तो यहाँ आपको सबसे पहले याद रखना है स्कूल शिक्षा विभाग, जहाँ स्कूल के क्या होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। इसके अंतर्गत उनके पुस्तक कापी, उनके गणवेश और जो खाद्य पदार्थ, हाँ जो खाद्य पदार्थ होते हैं है ना, आज गए हैं उसके विभाग में, उन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इस क्षेत्र में आपको जो टीचर के है ना वेतमान है वो भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है 19,489 करोड़ रुपए है ना, याद रखना है अमाउंट कि स्कूल शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा कितना व्यय किया गया है, तो 19,489 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। इसी में जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है ना, जैसे हर गांव का क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, तो वहाँ सरपंच को क्या कर दिया जाता है, सरपंच होता है ना, जो क्या होता है राजनीतिक प्रमुख होता है। और जो वहाँ जो आपका प्रशासनिक प्रमुख आपको देखने को मिलता है, जो पंचायत का सचिव होता है वो होता है, ठीक है। और गांव के जो है पूरा तरीके से डेवलपमेंट का, गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण का, ठीक है, जो नल के लिए बोरवेल की व्यवस्था करना पानी के लिए लोगों का, साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ आसपास में क्या चबूतरा बनाना, जो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए क्या करना, भवन का निर्माण करना, ठीक है। और जो पंचायत के अंतर्गत अगर किसी चीज़ जैसे सोसाइटी है वहाँ पे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करना, ठीक है। तो उन समस्त कार्यों का जो गांव में है ना, जो गांव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके लिए जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत सरकार द्वारा 10,339 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। कितना, तो 10,329 है ना, 10,329 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किया गया है। अब देखिए जो कृषि है ना, जो छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है, तो आपको याद रखना है कृषि कार्य पर भी निर्भर करती है। और पूरे भारत में भी लगभग यही दशा है ना, पूरे भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या वो किस पे, तो कृषि पर भी निर्भर करती है। और जो कृषि का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है ना, ये लगभग 76% के आसपास है ना, तो शहरी क्षेत्र 24%। तो आपको याद रखना है, जो कृषि में आपको याद रखना है यहाँ पे कि सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो व्यय किया जाता है उसका जो अमाउंट है 10,070 करोड़ रुपये। कितना, तो 10,070 करोड़ रुपये, ठीक है। चलिए अब जो है लोक निर्माण विभाग है ना, कृषि के अंतर्गत जो धान से चीज़ें हैं है ना, धान की अदला बदली करना, ठीक है, उसके जो रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत है उसके लिए जो जैविक पदार्थ उसमें उपयोग किया जाता है ना, उन सब चीज़ों का। और कुछ योजनाएं है ना, जैसे कृषि में क्या होता है, कभी सूखा पड़ गया किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, तो वहाँ पे योजना, साथ ही किसानों को जो अलग अलग प्रकार के सरकार के द्वारा जो योजना के तहत लाभ दिया जाता है, उन सब चीज़ों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और लोक निर्माण विभाग है ना, लोक निर्माण विभाग ज़्यादातर ये जो है PWD के नाम से जाना जाता है। ये जो है सड़क के निर्माण करने में, शासकीय भवनों का निर्माण करने में और शासकीय चीज़ों से संबंधित चीज़ों का ये क्या करती है, निर्माण करती है। पुल का निर्माण करना है ना, नहर का निर्माण करना, ये सब क्या होते हैं, इनके अंतर्गत किया जाता है। और सरकार जो है इनके लिए 7,652 करोड़ रुपए का क्या है बजट इस बार तय की हुई है, ठीक है। तो लोक निर्माण विभाग में सरकार के द्वारा कितना व्यय किया गया, तो आपको याद रखना है 7,652 करोड़ रुपए, ठीक है, ये जो है अमाउंट आपको याद रखना है। और ऊर्जा विभाग मतलब जो बिजली विभाग है वहाँ के बारे में है। साथ कर आजकल है ना, जो पानी के माध्यम से बिजली पैदा किया जाता है उसके बारे में है। और साथ ही जो कोयला के द्वारा बिजली पैदा किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। साथ ही जो सोलर पैनल है ना, वो भी क्या होता है, तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही आता है। और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 6,665 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, परिव्यय किया गया है, व्यय किया गया है। उसी प्रकार गृह विभाग देखेंगे आप, तो गृह विभाग के अंतर्गत आपको याद रखना है बहुत सारे विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप उदाहरण स्वरूप जो है पुलिस विभाग या जिला जेल विभाग जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से इनके अंतर्गत आता है। और सरकार जो है इन क्षेत्रों में आपको याद रखना है 6,520 करोड़ रुपये खर्च करती है, ठीक है। और उसी प्रकार जो नागरिक एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, लोगों का जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं वो यहीं से है ना, खाद्य पदार्थ है वो इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा 6,464 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, व्यय किया गया है, ठीक। अब अगला है जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग या मंत्रालय, इसके अंतर्गत आप लोग देख पाते हैं जो हॉस्पिटल होते हैं, जिला हॉस्पिटल, साथ ही जो ग्रामीण स्तर पर जो आपको जो है बहुत छोटे है ना स्वास्थ्य संकुल विभाग ऐसा देखने को जो मिलता है, या स्वास्थ्य केंद्र आपको देखने को मिलेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, सब उप स्वास्थ्य केंद्र, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और सरकार इसके लिए जो है 5,497 करोड़ रुपये खर्च करती है। कितना? तो 5,497 करोड़ रुपये खर्च करती है, ताकि जो ग्रामीण स्तर पर है ना जो छोटे तबके के लोग भी हैं वो भी अपना क्या है जगह स्वास्थ्य की जो जांच है वो यहाँ पे क्या करा सके है ना, वो स्वास्थ्य की जांच का यहाँ देखरेख करा सकें। ठीक है, ये जो है छोटे स्तर से एक ग्राम स्तर से आपको छत्तीसगढ़ के स्तर तक देखने को मिलता है। ठीक है, जिला स्तर पर जिला जो है आपको जिला अस्पताल आपको देखने को मिलता है, साथ ही ग्रामीण स्तर पर आपको उप स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो नगरीय प्रशासन है, जो शहरों का निर्माण कार्य है ना, शहरों का नवीनीकरण करना, उसका विकास करना, उत्थान करना, वो सब चीज़ें जो है नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। और इसके अंतर्गत सरकार जो है 5,361 करोड़ रुपये क्या करती है, खर्च करती है। और इसके बाद जो जल संसाधन विभाग है ना, इसके बारे में आप याद रखेंगे, जल की क्या करती है, शहरों में गाँवों में क्या करती है, आपूर्ति करती है। और साथ ही इसके अंतर्गत सरकार जो है 3,607 करोड़ रुपये क्या करती है, परिव्यय करती है, खर्च करती है। देखिए, ये कुछ मुख्य विभाग थे जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे क्या है अभी पढ़ा है। इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ चीज़ों को देखेंगे। चलिए ठीक है, अब ये वाली जो साइड है ना, जो बजट का जो आकार था जिसके बारे में हम लोग देखा था, जो आय व्यय राजस्व व्यय है, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जिसको मैंने बताया कि विभागवार जो है डाटा उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। ऐसा संभावना है कि वहाँ से क्या होगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाले समय में। ठीक है, और चूँकि आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ से शायद आपको डाटा देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद फरवरी के महीने भी है ना सामने आने वाला है। और जो है नया बजट जो है हमारे मुख्यमंत्री जो साय के द्वारा है, जो नवीनतम मुख्यमंत्री साय के द्वारा लाए जाएंगे। और आपको याद रखना है वर्तमान में जो वित्त मंत्री कौन है, तो जो पूर्व IAS अधिकारी है, पूर्व कलेक्टर नाम है ना, बहुत ही फेमस नाम है, आपको है ना, नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे। रायगढ़ से OP चौधरी जी है ना, रायगढ़ से OP चौधरी जी जो है वर्तमान में आपके वित्त मंत्री हैं, और उनके द्वारा जो है इस बार पहली बार बजट पेश किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रुपए कहाँ से आते हैं और उसका व्यय किस तरीके से किया जाता है। देखिए, रुपए कहाँ से आते हैं, है ना, सरकार के पास जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, किस किस क्षेत्र से आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही जो पैसे हैं वो किन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, परिव्यय किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग एक सर्कल के माध्यम से समझेंगे। कैसे? तो एक सर्कल बनाकर, एक डायग्राम बनाकर समझेंगे कि जो अमाउंट है ना, वो किन क्षेत्रों से सरकार के पास आता है उसके बारे में। अरे ये थोड़ा सा है ना, सर्कल जो है थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया है ना। वैसे मैं क्या है चित्रकार तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार अच्छे से है ना सर्कल बनाने का। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए ये, और कैसे हैं सर, ठीक है ना? हाँ, तो सर को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर थोड़ा सा सकरा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ। उसके बाद आपका लगभग सर्कल जैसा ही है क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब भी कुछ इशू है क्या? नहीं खरीदने से आप काम चलाइएगा, ठीक है। बेसिक आपको समझना है ना, या डायग्राम में सर्कल के माध्यम से समझे या टेबल के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, ये जो है छत्तीसगढ़ का जो है क्या होता है, पूरी पूंजी होती है। क्या होता है? पूंजी, पूरा पैसा होता है, ठीक है। पूरी पूंजी या पैसा होता है जिसका आप लोग डाटा देखेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो 31% है ना टोटल बजट का, जो 31% है, ये राज्य का स्वयं का, किसका? तो राज्य का स्वयं का राजस्व से प्राप्त होता है, ठीक है। राज्य का स्वयं का राजस्व कहने का मतलब जो खान वाले क्षेत्र हैं, है ना, खान वाले क्षेत्र मतलब जो खनिज क्षेत्र हैं वहाँ से प्राप्त होता है। खनिज के क्षेत्र के कहने का मतलब जो लोहा इस्क से हो गया, स्टील उत्पादन से हो जाता है, या
कोयले खान से है, उन क्षेत्रों से। तो जिन भी क्षेत्रों से जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, जिन भी क्षेत्रों से, है ना, पूरे राज्य में, वो जो टोटल प्रतिशत कितना होता है, 31% होता है, याद रखना है आपको। और साथ ही जो 15% आपको देखने को मिलेगा इसी में, है ना, जो अलग से 15% देखने को मिलता है, ये कर वाला है ना, ये कर से प्राप्त राजस्व है। ठीक है, तो देखिए राज्य को जो स्वयं का कर होता है, ठीक है, राज्य जो स्वयं का कर जो प्राप्त होता है वो 31% होता है। और जो कर से, है ना, जो सरकार को क्या कर है ना, कर कहने का मतलब यहाँ क्या है, जो टैक्स लगता है उससे जो राजस्व प्राप्त होता है वो जो है कितना है, तो 15% है। और लगभग दोनों को आपको मिला देंगे तो आपको याद देखेंगे यहाँ पे टोटल 46% जो है ये जो है राज्य का स्वयं का राजस्व होता है। राज्य का स्वयं का क्या होता है, राजस्व होता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि 31% जो है राज्य का स्वयं का राजस्व होता है, और साथ ही जो 15% है वो कर से प्राप्त राजस्व होता है। किससे, तो कर से प्राप्त राजस्व होता है। कुल 46% जो है आपको स्वयं का राजस्व जो है राज्य को देखने को मिलता है, यहाँ से जो है पैसे आते हैं। ठीक है, और 29% जो बजट का कुल कितना, तो 29% आपको केंद्रीय कर, है ना, जो केंद्रीय माध्यम से कर प्राप्त होता है, केंद्रीय कर, वो 29% होता है कुल का। और साथ ही जो 12% जो है ये केंद्र जो है क्या करती है, अनुदान देती है। ठीक है, क्या करती है केंद्र जो है, क्या करती है यहाँ पे, अनुदान देती है, सरकार को क्या करती है, पैसे देती है 12%। ठीक है, और अनुदान 12% ये जो है केंद्र ही देती है, और केंद्र से जो कर स्वरूप हमें प्राप्त होता है वो कुल का कितना होता है, 29%। और दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 41% जो है ये जो है हमें केंद्र से प्राप्त होती है ना। 39% का जो 41% है, देखिए 46% राज्य का स्वयं का कर होता है, और साथ में राज्य जो कर लगाती है उसमें जो कर प्राप्त होता है, उसमें जो पैसे मिलते हैं वो पूंजी मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार 29% जो है केंद्र से प्राप्त होता है, और केंद्र जो है अनुदान देता है 12%। तो 46 और जो है 41 लगभग 87% जो है ये पैसे कहाँ से आए, आपको अब समझ में आ गया होगा। साथ ही अब यहाँ पे देखते हैं 10%, कितना, तो 10%। ठीक है, 10% जो है शुद्ध लोक ऋण, ठीक है, शुद्ध लोक ऋण के क्षेत्र से प्राप्त होता है। 10% जो है शुद्ध लोक ऋण, मतलब जो ऋण लेते हैं उस क्षेत्र से प्राप्त होता है। साथ ही 3% जो है कुल का, ये आपको याद रखना है, शुद्ध लोक लेखा, है, जो प्राप्तियां होती हैं उससे प्राप्त होता है। ठीक, शुद्ध लोक लेखा, ठीक है, जो प्राप्तियां होती हैं उससे प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसी में आपको याद रखना है 0.3%। ठीक है, 0.2 या 3%। ठीक है, 0.2 या 3% ये जो है आपको ऋण एवं अग्रिम वापसी, ठीक है, ऋण एवं अग्रिम वापसी से प्राप्त होती है, ऋण एवं अग्रिम वापसी से प्राप्त होती है। और साथ में ही, चलिए ठीक है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये किसी भी डाटा का हिस्सा नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि पूरी चीज़ें जो है इतने में इंक्लूड हो गई, और ये तीनों चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सरकार के पास जो पैसे आते कहाँ से हैं। तो ये जो पूरी पूंजी है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है 31% जो है राज्य का क्या होता है, राजस्व होता है। राज्य का राजस्व जो है कुल का 31% होता है। साथ ही राज्य जो कर या लगाती है उस कर से जो प्राप्त पैसे होते हैं वो होता है 15%, और दोनों को मिला दिया जाए तो 46% जो है राज्य का स्वयं का पैसा होता है। ठीक है, इतना पैसा राज्य के पास क्या होता है, हमेशा रहता है। ठीक, और उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे 29% जो है राज्य जो है केंद्र से मिलती है, सरकार, है ना। जैसे कई बार भूपेश बघेल को आपने देखा होगा, वो जो है चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, हमारा पैसा जो है अभी तक आप दिए नहीं है, महामहिम प्रधानमंत्री जी कृपया हमारा जो पैसा है तत्कालिक आप भेजिए, ताकि इसको हम लोग कुछ योजनाओं में क्या कर सकें, खर्च कर सकें। तो ऐसा जो है लेटर आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जब चाचा जी क्या थे, हमारे काका मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 2 या 4 लेटर आपको देखने को मिला होगा, पेपर में आया हुआ था, है ना, कि इनके द्वारा पत्र लिखा गया है पैसे से संबंधित। तो वही चीज़ है, जो केंद्रीय कर है ना, केंद्र जो पैसे देती है, ठीक है, उसका 29% जो है टोटल का होता है। साथ में केंद्र क्या करती है, अलग से अनुदान देती है। ठीक है, अलग राज्यों को क्या करने के लिए, नियोजन के लिए, परियोजना के लिए, या कुछ सुरक्षित भाव के लिए कितना देता है, 12%। तो यहाँ पे आप लोगों ने 29% और 12% दिखा, लगभग 41% जो है ये
राज्य सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। ठीक है, एक 40% यहाँ और 46%, टोटल 87% आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो 10% जो है ये शुद्ध लोक ऋण होता है ना, सरकार जो है ऋण के माध्यम से ये जो है प्राप्त करती है। और इसी में 3% आपको याद रखना है, ये जो लोक लेखा की जो प्राप्तियाँ होती हैं ना, है ना, लोक लेखा प्रतिलिपि की जो प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ से जो है कितना, तो 3% प्राप्त होता है। साथ ही 0.2% जो है ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियाँ होती हैं। ठीक है, ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियाँ होती हैं। तो यहाँ से भी आपको कितने मिले, तो 10, 3, 13 और यहाँ से लगभग कितना था, 41 और ये कितना था 87 और 13 आपको लगभग कितने 100% की जो पूंजी है ये कहाँ से आई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो आ गई कि पूंजी आती कहाँ से है, ये तो आज चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। अब पैसे जाएंगे किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को भी हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है पैसे किस तरीके से खर्चे करती है ना, सरकार जो है पैसे का परिव्यय जो है किस तरीके से करती है। देखिए अब ऐसा ही सर्कल फिर हम लोग कि सरकार का पैसा जाता कहाँ है ना, सरकार का पैसा जो है पूंजी ये सरकार लगाती कहाँ है, जाता कहाँ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आराम से। हमारे साहब बैठे हुए हैं सामने, वो कृपया चेक करेंगे और बताएंगे कि सर्कल सही नहीं जा रहा है कि नहीं, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो उनके द्वारा इशारों में बता दिया जाएगा कि सर ये सर्कल में है ना थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, तो उसको हमारे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लगभग सर्कल जो है पहली बार में बहुत अच्छा सा बन गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, एक साथ में छोटा सा सर्कल और बना देते हैं और इसमें जो है पूंजी जाता कहाँ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना इस बार नहीं है और अच्छे से बना हुआ। और हाँ, हमारे सर के द्वारा कहा जा रहा है कि उनको ये जो है फिगर पॉइंट और जो है पसंद नहीं आया, तो इसको हम लोग जो है दूसरे तरीके से और बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे। देखिए एक मैं यहाँ पे बिंदु टाइप कर देता हूँ, एक यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे करके और इसको हम लोग ऐसे, ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना। ठीक, इतना काफ़ी है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा है ना। और कौन सा हम लोग यहाँ पे क्या है, जीव विज्ञान तो पढ़ नहीं रहे हैं कि क्या करने के फिगर को एकदम अच्छे से बनाया जाए, यहाँ पे बेसिक समझने के लिए है, तो इन सब चीज़ों से आप समझेंगे। ठीक, और ये जो है पूंजी वाला हिस्सा है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूंजी जाता किन क्षेत्रों में, सरकार जो है किन क्षेत्रों में पैसे खर्च करती है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि पैसे आते कहाँ थे। वहाँ से आप लोगों ने देखा है तो 31 और 15% जो है क्या होते हैं, राज्य के पास खुद के पैसे होते हैं, है ना भाई। जैसे मेरे पैकेट में जो क्या है वो मेरे पास जो पैसे हैं वो क्या है, मेरा खुद का पैसा है। उसके बाद 12% और 29% ये जो केंद्रीय कर और अनुदान से मिलता है। इसके बाद मेरे को जो बाहर से पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो क्या घर से मिलते हैं, तो मेरे कौन देते हैं, पेरेंट्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शुद्ध लेखा ऋण 2% जो 0.2% जो अग्रिम है ना, जो प्राप्ति होती है ऋण से वो है, और 3% जो है शुद्ध लेख लोखा या लोक लेखा प्राप्तियों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मिला के 100% प्राप्त पैसे जो कहाँ से आते हैं आपको समझ में आएगा। अब पैसे जाते कैसे हैं, है ना। आप लोग भी बोलते हो सर पैसा तो आता है लेकिन चला जाता है, तो जाते कहाँ से, तो सरकार का कैसे जाता है। देखिए आप लोगों की तरफ से सरकार के भी पैसे खर्च होते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले याद रखना कि जो 25% पैसे हैं, ठीक है, कुल का 25% पैसा जो है ये वेतन और भत्ते में, है ना। जो आप लोग क्या होते हैं, सरकारी नौकरी वाले होते हैं, उनको सरकार क्या देती है, वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन तो जो महीने में आपको मिलता है वो साथ ही 3-4 महीने बाद आपका क्या हो, हर तरीके के भत्ते डीए बढ़ा दिया जाता है, जिसके लिए आप लोग क्या करते हैं, है ना, सरकार से मांग करते हैं। तो 25% जैसे जो पैसा है कुल मिला उसको 25% सरकार जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, शासन के अंतर्गत काम करते हैं, और साथ ही जो संविदा कर्मचारी है और सरकार के अधीन किसी भी प्रकार की ठेकेदारी संबंधित है, उनको जो है सरकार वेतन और भत्ते देती है। ठीक है, इसी में आप आगे बढ़ते हैं तो 6% जो है यही जो कर्मचारी जब क्या होते हैं बाद में रिटायर हो जाते हैं तो उनके पेंशन के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, जो पेंशन के तौर पे क्या किया जाता है 6% इसके अंतर्गत क्या होता है, दिया जाता है।
ठीक। और उसके बाद जो है 6% ब्याज अदायगी में, ठीक है। सरकार भी क्या करती है, अलग अलग जगह से कर्जे लेती है, अलग अलग बैंक से, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार भी तो कर्जे लेती है दोस्त, ठीक है। तो उसका ब्याज यहाँ से वो क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, ब्याज अदायगी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लगभग 6, 12 और 25, 37% पैसे जो है सरकार जो है कहाँ खर्च करती है, तो वेतन और भत्ते, पेंशन और ब्याज अदायगी में सरकार का जो पैसे कहाँ खर्च होता है, लगभग 37% इन क्षेत्रों में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 29% आपको याद रखना है। 29% जो है ये जो है सहायक अनुदान में, कहाँ, तो सहायक अनुदान में, ठीक है। और साथ ही 8% जो है आर्थिक सहायता प्रदान देने में, किसमें, तो आर्थिक सहायता में। देखिए सहायक अनुदान कहने का मतलब क्या है, ठीक है। उसी प्रकार आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता मतलब जो योजनाएं चलती है जिसके अंतर्गत सरकार आपको क्या करती है, पैसे देती है, ठीक है। वो सारी सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। साथ ही जो कृषि विभाग में आप लोग देखते होंगे, जो किसान होते हैं, तो बैंक क्या करती है, उनके लोन को माफ़ करती है, ठीक है। बैंक क्या करती है, सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है उनकी क्या करने का, लोन को माफ़ करने का। लेकिन क्या वो लोन माफ़ होता है, नहीं, सरकार उसके लिए क्या करती है, बैंकों को अनुदान देती है, बैंकों को पैसा देती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि आर्थिक सहायता, जैसे कि अभी महतारी वंदना योजना जो चल रहा है ना, इसके अंतर्गत सरकार तो 1000 रुपये प्रति महिला को क्या की घोषणा किया देने का, तो पैसा जो है यहीं से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं वो लोग। और किसानों को जो पैसा मिलता है वो सारी चीज़ें सब यहीं से जाती हैं। और जो सहायक अनुदान कहने का मतलब है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि लोन क्या है आपका जीरो लिए रहते हैं, वो जीरो कर देती है सरकार, लेकिन वो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, उसको पटाया जाता है, सरकार के द्वारा उसको दे किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लगभग देख पाते हैं ये जो है सहायक अनुदान और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में लगभग 29 और 8, 37% इस हिस्से में खर्च कर दिया जाता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में लगभग कितना, तो 37% खर्च किया जाता है। साथ ही जो पूंजीगत निर्माण है ना, 15% जो है पूंजीगत निर्माण, पूंजीगत निर्माण के क्षेत्र में 15%, और जो अन्य क्षेत्र है वहाँ 11% जो है सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, ठीक। तो 37, 34, 74, और यहाँ आप लोग याद रखेंगे ये हो गया 26, और टोटल हो जाएगा आपको 100%। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि पूरे 100% पैसे जो है सरकार कहाँ पे लगाती है। तो आपको याद रखना है, सरकार जो है जो वेतन और भत्ते में 25%, पेंशन में 6% और ब्याज अदायगी में 6% जो है लगभग 37% जो है व्यय इन क्षेत्रों में करती है। उसके बाद आप देखते हैं कि 29% सहायक अनुदान देने में और 8% आर्थिक सहायता प्रदान करने में, कुल 37% सरकार जो है यहाँ पर व्यय करती है। और पूंजीगत निर्माण में 15%, साथ ही अन्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा 11% खर्च किया जाता है। कुल 26% जो है सरकार इन क्षेत्र में क्या करती है, पैसे का खर्च करती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वीडियो में आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना। अभी तो क्या करने के लिए, मैं आगे बढ़ाने के लिए इसको क्या किया हूँ, जो ड्रॉ किया हूँ उसको मिटाना पड़ेगा मुझे, है ना, इरेज करना पड़ेगा। ऐसे ही डाटा यहाँ पे आगे भी है, इसको भी आप क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और वहाँ से उन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं सरकार द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में खर्च किया गया है उसके बारे में, ठीक है। सरकार जो है कृषि के क्षेत्र में, है ना, जिस तरीके से हम लोगों ने जो आर्थिक क्षेत्र का अवयव घटक देखा, उसी प्रकार हम लोग कृषि क्षेत्र के अवयव घटक के बारे में बात करेंगे। किसके, तो कृषि क्षेत्र के अवयव और घटक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में 10,700 करोड़ रुपए, है ना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, ठीक। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इसमें पहले जो दो पहले किए थे उसके पहले कि
10,700 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा यहाँ आवंटित किया गया है। कितना तो आवंटित किया गया है, कितना तो 10,700 करोड़ रुपए। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा फसल बीमा योजना। सबसे पहले याद रखना है फसल बीमा योजना, ठीक है। सरकार जो है कृषि के क्षेत्र में ये जो योजनाएं चला रही हैं, इसमें फसल बीमा योजना, ठीक है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो पैसे आवंटित सरकार के द्वारा किए गए हैं वो कितने हैं तो 575 करोड़ रुपए। कितने तो याद रखना है 575 करोड़ रुपए। जो एकीकृत बागवानी विकास योजना, ठीक है, एकीकृत बागवानी विकास योजना, इसके अंतर्गत सरकार ने जो पैसे आवंटित किए हैं वो है कितना तो याद रखना है 205 करोड़ रुपए। कितना तो 205 करोड़ रुपए। और जो चिराग योजना है आपको याद रखना है क्या तो चिराग योजना। चिराग योजना के अंतर्गत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ठीक है। चिराग योजना के अंतर्गत सरकार ने कितना तो 200 करोड़ का बजट रखा है। साथ ही जो गोधन न्याय योजना है, क्या तो गोधन न्याय योजना है ना, गोधन न्याय योजना, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है 175 करोड़ रुपए। कितना तो 175 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, आपको याद रखना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंतर्गत सरकार ने 187 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। साथ ही जो गन्ना उत्पादक किसान है ना, को बोनस के लिए, ठीक, गन्ना उत्पादक किसान को बोनस प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके अंतर्गत सरकार ने 1.51 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ठीक है। देखिए हम लोग कृषि क्षेत्र के जो अवयव घटक है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आप लोग देख पाते होंगे कि जो कृषि क्षेत्र के लिए 10,700 करोड़ रुपए का बजट जो है सरकार के द्वारा क्या किया गया है, लाया गया है। और इसी में आप देखते हैं और एक और आपको इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके अंतर्गत 6800 करोड़ रुपए का, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आपको याद रखना है 6800 करोड़ रुपए का सरकार ने क्या किया है, बजट प्रस्तावित किया है। देखिए ये कृषि विभाग के क्षेत्र में था। और कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र में कुल मिलाकर कितने, देखिए ये तो केवल कृषि के क्षेत्र था। और कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र ये मिलाकर जो अमाउंट है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है ये है 23,215 करोड़ रुपए, 23,215 करोड़ रुपए। और ये जो है कुल बजट का आपको याद रखना है, इसको भी मिलाकर ना ये 10,700 इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये कुल बजट का 19.11% है, आपको याद रखना है। कुल बजट का कितना तो 19.11%। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सरकार का बजट में आप देखेंगे जो कृषि क्षेत्र के लिए जो बजट निकाला गया था वो है कितना तो आपको याद रखना है 10,700 करोड़ रुपए। कितना तो 10,700 करोड़ रुपए है ना, याद रखना है कितना तो 10,700 करोड़ रुपए। साथ ही कृषि एवं उससे जो संबंधित क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए तो ये जो अमाउंट है उसी में क्या होता है, जुड़ जाता है। और वो जो अमाउंट है आपको देखने को मिलेगा 23,215 करोड़ रुपए। कितना 23,215 करोड़ रुपए। और ये जो है कुल बजट का 19-11% होता है, ठीक है। कुल बजट का कितना होता है तो आपको याद रखना है 19-11%। इसमें आप फसल बीमा योजना देखते हैं, इसके लिए सरकार ने जो है 575 करोड़ रुपए का क्या किया है, बजट निकाला है। देखिए ये सब डाटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण का छत्तीसगढ़ का बजट का है। इसमें आप याद रखेंगे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें
है ना, एक बुक के माध्यम से निकाली है, जो है छत्तीसगढ़ ई पाठशाला के निखिल कुमार सर का जो पुस्तक है ना, इसमें क्या किया है, कॉम्पिलेशन बहुत अच्छे से दिया गया है और ज़रूरी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो हम लोग उसी बुक से ही इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, जो फसल बीमा योजना है, इसके अंतर्गत सरकार जो है 575 करोड़ रुपये का क्या किए गए है, बजट आवंटित की है। और जो एकीकृत बागवानी विकास है ना, बागवानी को क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 205 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। कितना? तो 205 करोड़ रुपए का। साथ ही इसी में जो चिराग योजना है, इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे 200 करोड़ रुपए का बजट जो है सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, चिराग योजना के अंतर्गत आप लोग देख पाते हैं कि 200 करोड़ का बजट जो है सरकार के द्वारा लाया गया है। साथ ही जो गोधन न्याय योजना है, आपको याद रखना है, गोधन न्याय योजना, इसके अंतर्गत सरकार ने 175 करोड़ रुपये क्या किया है, बजट आवंटित किया है। जो गोधन न्याय योजना सरकार के द्वारा चला रहा है, इसके लिए है ना 175 करोड़ रुपए का क्या किया, बजट आवंटित किया गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए सरकार ने 187 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए सरकार ने 187 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। साथ ही जो गन्ना उत्पादक किसान है ना, जो गन्ना उत्पादक किसान होते हैं, उनको बोनस के लिए 60 करोड़ रुपए का सरकार ने क्या किया है, बजट तैयार किया है। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके लिए 1.51 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट प्रस्तावित किया है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत सरकार ने 6800 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। देखिए, ये जो है कृषि से संबंधित क्षेत्रों की क्या है, विस्तृत डाटा है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ें सर, या यहीं से रोक देते हैं? ठीक है, चलिए हम लोग आगे वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग दो बजट का है ना, जो 22-23 है और साथ में जो 23-24 है, इसका जो है कुछ विस्तृत क्षेत्रों में क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना, उसको कंपेयर करते हैं। और उन सब चीज़ों को आप लोग जो पिछले साल का है और साथ में जो आगामी जो वर्तमान ईयर का होता है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, उसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो डाटा है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये जो छत्तीसगढ़ सीजी ई पाठशाला वाले है ना, जो सर हैं निखिल सर, उनके बुक से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी हमारे जो सर हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी क्लास को यहीं रखते हैं, थोड़ा सा उनको काम है ना। तो चलिए ठीक है, आप इन जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी का क्लास में अभी कहने का मतलब ये जो क्लास है ना, बजट का भाग एक है, समझो अभी छत्तीसगढ़ बजट का, या तो इसमें फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बजट के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे शामिल हो गई। इसमें एक्चुअल में एक चीज़ें और रह गई थी, जिसको क्या करना था, कंपेयर करना था, जो वर्तमान ईयर है उसमें और जो पिछला साल है उसमें। ठीक है, तो उसको जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आज, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि डाटा की चीज़ें हैं, जब तक आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे आपको ये याद नहीं होगा। ठीक है, और याद होगा फिर क्या होता है, इसको बार बार पढ़ने से ये थोड़ा सा ज़्यादा देर तक याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद फिर अगला आपको कुछ 2-3 घंटे में आपको दूसरा क्लास देखने को मिलेगा।